लेट्स कंटिन्यू विथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। कल हमने 17th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 18th पर हैं। इसमें आपको क्या दिया है बेटा कि आपके पास आपने ए और बी 2 पॉइंट्स ले लिए, ए एंड बी। अब ए को सेंटर लेकर और आपने कंपास पे रेडियस ले ली 0.5 सेंटीमीटर। ए सेंटर लेके 0.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब सेमी सर्कल में जब आप इस पोजीशन पर आ गए तब आपने क्या किया, अब कंपास की रेडियस को 1 सेंटीमीटर किया और सेंटर भी ए से हटा के बी पे रखा और आपने यहाँ से 1 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल ड्रॉ किया। हाँ, सेमी सर्कल ओनली। अब इस पोजीशन पे आने के बाद जब आप इसके कोलिनियर हो गए तब आपने फिर से क्या किया, उसकी रेडियस फिर 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दी, 1.5 कर दी एंड यू ऑल्सो टॉगल द सेंटर ऑल्सो। अब आप फिर इस सेंटर पे आ गए। पहले आपने यहाँ से यहाँ तक बनाया, फिर ब्लू बनाया। अब आप फिर से थोड़ी बड़ी रेडियस लेकर के आपने फिर सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर आपने फिर से रेडियस को चेंज किया और सेंटर यहाँ पर रखा एंड फिर आपने इस तरह से किया एंड अगेन यू विल कीप ऑन डूइंग दिस टिल 13 टाइम्स। हाँ, 13 सेमी सर्कल आप इस तरह से ड्रॉ कर रहे हो। इसी तरह से ये आपका फर्स्ट है, सेकंड है, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ, दिस इज़ 5। ऐसे करते करते आपने टोटल 13 सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिए। क्वेश्चन क्लियर? एग्ज़ाम में बुक में डायग्राम दिया हुआ है, पर बात यही हो रही है कि ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, इन पर आपने कंपास की पोजीशन, सेंटर्स आर चेंजिंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए एंड रेडियस इज आल्सो चेंजिंग एवरी टाइम यू आर इंक्रीजिंग रेडियस बाय 0.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉइंग सेमी सर्कल्स। अब आपसे पूछा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ऑल दिस आर्क। ये आर्क हुई ना, दिस इज आर्क ऑफ अ सर्कल, सर्कल का पार्ट इज कॉल्ड आर्क ऑफ अ सर्कल, हाफ सर्कल। हाँ, तो इसकी लेंथ, तो हमने इसको यदि L1 बोला, इसको हमने L2 बोला, अगले को हमने L3 बोला, फिर L4, तो हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दिस 13 सेमी सर्कल। L1, L2, L3 करते करते L13 तक सबका सम निकालना है। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क? हाँ, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? आपको सर्कल का सरकमफरेंस का फॉर्मूला याद है। सर्कल का सरकमफरेंस आपका होता है 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। अब हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे आपकी रेडियस है R1, नेक्स्ट टाइम में आपकी रेडियस हो गई R2, फिर नेक्स्ट टाइम में आपकी रेडियस हो गई R3। रेडियस इज इंक्रीजिंग, रेडियस सेम नहीं है, पर आपका जो पाई है और 2 है वो तो कांस्टेंट है ना। 2 पाई आर सर्कल का होता है, जैसे सेमी सर्कल तो डिवाइड बाय 2, तो 2 कैंसल, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पाई आर है। तो L1, L2, L3 करना है तो हम L1, L2, L3 को क्या लिखेंगे? पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 अप टू पाई R13। दिस इज व्हाट you are supposed to calculate, and now you know that pi is common in all this, so you will just take pi common। R1 आपका क्या है? 0.5, अगला 1, अगला 1.5 एंड सो ऑन टिल 13 टर्म्स। इन सब का सम निकालना है। एंड इज इट फॉर्मिंग इन एपी? डेफिनेटली। रेडियस आप हर बार 0.5 इंक्रीज कर रहे थे, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी है। ये एपी है तो हम इसका सम निकाल दें। तो पाई क्या है? 22/7। इसका सम 13 टर्म्स है तो सम का फॉर्मूला 13/2, 2a, 2 इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस 1, 12 इंटू कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 0.5। क्लियर? सम का फॉर्मूला लगा करके हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की। 22/7 एज इट इज़, मल्टीप्लाइड बाय 13/2 एज इट इज़, 2 इंटू 0.5 इज़ 1 एंड 12 इंटू 0.5 इज़ 6। 6 प्लस 1 विल गिव यू 7 और यहाँ पर आपका ये 2 से ये कैंसिल हो गया 11। 13 इंटू 11 इज़ 143 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6 इज 7, 7 7 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 143। लेंथ ऑफ द ऑल द आर्क्स इज 143। आंसर यूनिट क्या थी इसकी? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी था, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो आपका आंसर क्या आएगा? सेंटीमीटर। हाँ, तो 143 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ ऑल दीज आर्क्स। यूनिट लिखना, याद रखना, भूलना मत। हाँ, इसका डायग्राम बुक में गिवन था।
You can see the diagram is given in the book itself. L1, L2, L3. This is how the spiral is being completed. क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना. मतलब यही. और यहाँ पर देखो लिखा हुआ था टेक पाई इक्वल टू 22/7. नहीं लिखा होता तो हम नहीं लेते. हाँ, एज अ प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, किसी और चैप्टर में सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सर्कल्स वगैरह के अलावा कहीं और पाया है तो हम पाई को पाई ही रहने देते हैं. पर यहाँ मेंशन है टेक पाई इक्वल टू 22/7. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दैट वैल्यू. क्लियर क्वेश्चन. तो चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19th. 19th में आपको क्या बोला है, लॉग्स वाला क्वेश्चन आ गया आपका. ये आपके लॉग्स हैं. लकड़ी के जो तने काट करके ढेर इकट्ठा कर लिया जाता है, वो आपने देखा होगा. तो दे आर नोन एज लॉग्स. तो बहुत सारे लॉग को हमको एक के ऊपर एक स्टोर करना है. तो दिस इज़ हाउ इट विल अपेयर. तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम नंबर्स. कुछ ना कुछ नंबर्स इन्वॉल्व होंगे कि नीचे कितने लॉग रखे हैं आपने, ऊपर कितने रखे हैं, और ऊपर कितने कितने रखते जा रहे हो. तो देयर विल बी सम पैटर्न डेफिनेटली विच विल बी ऑब्जर्व. लाइक इस वाले डायग्राम में आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि नीचे थोड़े से ज़्यादा है, फिर ऊपर कम हुए. हाँ, तो यदि एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो किया जाए नंबर ऑफ लॉग्स का, कि सेम नंबर हम हर बार कम करते जाएं या इंक्रीज़ करते जाएं नीचे आते वक्त, तो आपको क्या पता है कि AP बन जाएगी, है ना. तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको यही बोला, ये डायग्राम आप समझ गए व्हाट इज़ लॉग. तो आपको बोला है 200 लॉग्स आर टू बी स्टेक्ड इन सच अ वे. अब आपके पास 200 लॉग्स है. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 लॉग्स आर टू बी स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर. आपको 200 लॉग को स्टोर करना है. यू नो द टोटल अमाउंट, दैट इज सम आपको पता है कि आपके पास 200 लॉग्स हैं. और कैसे रखना है कि सबसे नीचे वाली रो में 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18 एंड सो ऑन. तो अब आपसे पूछ रहा है कि अब आपके पास है तो टोटल 200 ही, तो कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएंगे. तो कितनी रोज़ बनेगी, और जितनी भी रो बनेगी टॉप मोस्ट रो में कितने लॉग्स होंगे, आपको ये भी कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन समझ में आया. आपको बोला है 200 लॉग को अरेंज करो, 20 इन द बॉटम, 19 इन द नेक्स्ट, 18 इन द नेक्स्ट, टिल एंड सो ऑन. इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स स्टेक्ड. 200 ही है तो ख़त्म हो जाएंगे कभी ना कभी. सम करते चले जाएं. हाँ, तो हमको क्या पता है कि सम तो 200 है, फर्स्ट टर्म 20 है, कॉमन डिफरेंस -1, एक लॉग कम हो रहा है. आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप मोस्ट रो. ऊपर आ रहे हो तो सबसे ऊपर वाली रो में लॉग कितने हैं. क्वेश्चन क्लियर. तो अब आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है. यू नो द फॉर्मूला, अप्लाई द फॉर्मूला. तो Sn = n/2 2a + n-1d यही लगेगा, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है. सम आपके पास 200 है, n कैलकुलेट करना है. यू नो इट इज़ गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 2 × 20 आई कैन डायरेक्टली राइट 40 + n-1 मल्टीप्लाइड बाय -1. ये 2 = 2 के उधर चला गया क्योंकि इधर इवन नंबर नहीं दिख रहा. तो 200 2 = 400 = n टाइम्स. इसको मल्टीप्लाई करें 40 - n + 1. साइन चेंज करने का ध्यान रखना. ये 40 + 1 हो गया 41 मल्टीप्लाइड बाय n 41n. n × n इज n² एंड दिस इज इक्वल टू 400. ये दोनों नंबर उधर ट्रांसपोज कर दें तो आपकी इक्वेशन बन गई n² - 41n + 400 = 0. दिस इज़ योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना चॉइस आपकी है. मुझे इसका फैक्टराइजेशन पता है. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 25 एंड 16. 25 + 16 करोगे 41. सम इज़ 41 एंड 25 × 16 करोगे, प्रोडक्ट इज़ 400. तो इसके फैक्टर्स हो गए n² - 25n - 16n + 400 = 0. इनमें से कुछ कॉमन, इनमें से कुछ कॉमन, n कॉमन लिया बचेगा n - 25. -16 कॉमन लेंगे, यहाँ भी आ गया n - 25. तो n - 16 टाइम्स n - 25 = 0. What do you observe? Both the values are positive. n की वैल्यू या तो 16 है या 25 है. बोथ द वैल्यूज़ आर एडमिसिबल. नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव होती है वो तो दिख रहा है. ठीक है. अब हमको दूसरी बात क्या बोली थी
टॉप मोस्ट रो में कितने लॉग है वो कैलकुलेट करना है। तो हमको an कैलकुलेट करना है, मतलब हमको एक बार A16 निकालना है और एक बार A25 निकालना है। A16 क्या होता है बेटा? इट इज़ a प्लस 15d। a क्या है? 20, और 15 इंटू -1 करें तो 20 माइनस 15 कितने लॉग आए टॉप मोस्ट रो में? 5 लॉग्स। यदि आपका इफ़ देर आर 16 रोज तो टॉप मोस्ट रो में देर विल बी 5 लॉग्स। फाइन। अब हम A25 निकालें तो दिस इज a प्लस 24d। a तो 20 है और आपको d पता है -1 है। 24 इंटू -1 करोगे -24। आंसर क्या आ गया? -4। तो -4 लॉग टॉप रो में रखेंगे तो भी सम 200 है, बट हमको क्या पता है? हम -4 लॉग तो रख ही नहीं सकते। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स 25 भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? देयर विल बी 16 रोज। हाँ, 16 रोज एंड टॉप मोस्ट रो में आपके 5 लॉग्स होंगे। टॉप मोस्ट में 5 लॉग्स आर टू बी स्टेक्ड। दिस इज़ हाउ इट विल बी डन। आप 20, 19, 18, 17, 16 करते करते 5 लॉग पे जाओगे, आपके सारे लॉग ख़त्म। हाँ, उसके ऊपर आप 4, 3, 2, 1 नहीं करोगे क्योंकि लॉग ही ख़त्म हो गए, 200 लॉग ख़त्म हो गए। सम आपको पता है 2 बार नंबरों का आ जाता है क्योंकि d नेगेटिव है और a पॉजिटिव है। कंसेप्ट क्लियर? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पर इसमें क्या करते हैं बेटा? नंबर ऑफ लॉग्स चेंज कर देंगे, AP की वैल्यू चेंज कर देंगे, इनिशियल कम कुछ और दे देंगे, बट कंसेप्ट यही रहेगा कि सम से n निकालना है और टॉप मोस्ट रो में कितने हैं वो भी निकालना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? लेट्स वॉच दिस वीडियो। ये क्या हो रहा है? व्हाट दिस किड्स आर डूइंग? दे आर जस्ट गोइंग एंड पिकिंग अप पोटैटो। ये यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से पोटैटो उठाएंगे, उसको ले जाकर वापस बास्केट में वहाँ पर रखेंगे, फिर आके नेक्स्ट जगह से उठा करके ले जाएंगे। हाँ, और वापस उनको उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना। फिर से भाग के आया, ये उठाया, फिर वापस जा रहा है। एवरी डिस्टेंस दे आर ट्रेवलिंग ट्वाइस। टू पिक 1 पोटैटो दे हैव टू रन ट्वाइस। अब वो फाइनली अपनी बास्केट उठाकर यहाँ पर लाए और इसके साथ उनकी पोटैटो रेस फिनिश हो गई। तो आपको क्या पता चला कि हर डिस्टेंस के लिए उनको दे वर रिक्वायर्ड टू रन 2 टाइम्स। हाँ, हर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उनको 2 बार चलना पड़ रहा था, है ना। तो अब ये आपका क्वेश्चन है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस। जब आपको कंसेप्ट पता चल गया है कि एक कॉर्नर में क्या होता है, एक बकेट रख दी जाती है, बड़ी मज़ेदार होती है रेस। हाँ, यहाँ पर आपका एक बकेट रख दी और हर थोड़ी दूर पे स्टार्टिंग जैसे शुरू का पोटैटो 5 मीटर पे रखा है, उसके बाद एक फिक्स डिस्टेंस पे जैसे 3 मीटर पे फर्स्ट पोटैटो आपका यहाँ था, सेकेंड 3 मीटर पे मतलब 5 + 3 8 मीटर के डिस्टेंस पे, उसका नेक्स्ट पोटैटो अगेन 3 मीटर तो 8 + 3 दिस इज 11 मीटर, अगला 11 + 3 14 मीटर। दिस इज हाउ द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। देयर आर 10 पोटैटोज। In a potato race, a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. Total 10 potatoes है और अब उसको कंपटीशन में कॉम्पिटिटर को करना क्या है आपको पता है ना, आपने वीडियो देख लिया तो यू नो वेरी वेल कि उसको यहाँ से भाग के जाना है, फर्स्ट पोटैटो उठाकर यहाँ ला करके डालना है, मतलब 5 मीटर गई 5 मीटर आई, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेकेंड पोटैटो के लिए अगेन 5 + 3 8 एंड 8 बैक, तो पहले के लिए आपने चला 10 मीटर, अगले के लिए आपने चला 16 मीटर, फिर आप गए 11 मीटर और 11 मीटर वापस आए, हर डिस्टेंस 2 टाइम्स तो 22 मीटर एंड सो ऑन। इन टोटल पोटैटो कितने हैं? 10 टर्म्स। देयर आर 10 टर्म्स। तो आपको पूछा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कॉम्पिटिटर, कि उसको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है। यदि वो सारे शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। टोटल डिस्टेंस मतलब उसका सम निकालना है। तो अब देखो आपको पता चल गया क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर है। तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 10, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 का डबल हो गया क्योंकि 3 गए 3 आए, दिस इज 6। हाँ, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 10, और आपसे पूछा क्या है सम। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मीन्स सम हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो फॉर्मूला लगा दे n/2 मतलब 10/2, 2a मतलब 2 × 10 दैट इज 20 प्लस 10 - 1 मतलब 9 टाइम्स d क्या है 6, ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स
20 प्लस 9 6 54, 54 प्लस 20 इज 74, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 74, तो आंसर क्या आएगा 370 मीटर। जल्दी कैसे हो गया, 74 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 37, हाँ, तो आपका 5 2 ज़ा 10 और 0 पीछे लग गया, तो 370 मीटर आ गया आंसर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 370 मीटर। अच्छा, आपको यदि ये अच्छा नहीं लगा हो तो आपके पास दूसरी चॉइस क्या है कि आपने बोला पहला पोटैटो के लिए 5 मीटर, अगले के लिए 8 मीटर, अगले के लिए 11 मीटर एंड सो ऑन। फिर आपने जो भी डिस्टेंस आएगा, सम आएगा इसका, उसका डबल कर दोगे, क्योंकि हर पोटैटो के लिए उसको डिस्टेंस डबल ट्रेवल करना पड़ता है। अब आप इसको सिस्टमेटिकली लिखो स्टेटमेंट कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक फर्स्ट पोटैटो इज 10 मीटर, है ना, 5 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल टू 10 मीटर। फॉर पिकिंग सेकेंड पोटैटो इज 8 प्लस 8 इक्वल टू 16, तो ऑल द डिस्टेंसेज आर कवर्ड ट्वाइस, ये वाला कर दो। तो आपका ये एपी बन गई। सो दिस इज फॉर्मिंग एन एपी 10 16 22 एंड सो ऑन। तो हमारा एपी का सम निकाल दें फिर ये सब लिख करके, तो हो जाएगा क्वेश्चन, सिंपल है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज ये वाली फिनिश है ना, हिंट विंट एग्ज़ाम में नहीं दी होती है, ठीक है। अब हमारे पास है लास्ट ऑप्शनल एक्सरसाइज, और आपको पता है इस साल ऑप्शनल एक्सरसाइजेस भी करनी है। तो इसमें इसके बाद एक नोट टू द रीडर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, 3 नंबर यदि ए पी में हैं तो b इज़ a प्लस सी बाई 2। देखो क्या होगा, ए बी सी यदि ए पी में है मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म होगा ना, तो हम इसको b माइनस ए इस कॉमन डिफरेंस, और c माइनस बी भी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो इस माइनस b को इधर लाएं तो b प्लस बी क्या हो गया 2b, ये a उधर गया तो प्लस हो गया, तो a प्लस सी, तो b कैन बी रिटन एज a प्लस सी अपॉन 2। और इस तरह से हम जब भी किसी को लिखते हैं 2 नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज़ मीन। तो ये अरिथमेटिक मीन हो गया ए और सी के बीच में। तो कभी बोल दें बी इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी, तो बी ए बी सी किस में हो गए, ए पी में, ए बी सी ए पी में हो जाएंगे, है ना। ये कंसेप्ट अपन जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तब काम आएगा। अभी तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें आपको क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द ए पी, लुक एट द ए पी, नंबर्स क्या है 121, ए क्या है आपका 121, कॉमन डिफरेंस, नंबर्स आर डिक्रीजिंग, डी इज नेगेटिव, डी क्या है आपका -4, 117, 113, 444 कम होता जा रहा है, तो डी नेगेटिव है। तो हो सकता है ना कि आप जाओ ऐसे, आप नंबर लाइन पे चल रहे हो, पॉजिटिव नंबर से आप इधर की तरफ आ रहे हो, तो बीच में कहीं 0 मिलेगा, उसके बाद नेगेटिव नंबर्स मिलना शुरू हो जाए। तो वो पूछ रहा है कि कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, विच टर्म ऑफ द एपी इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो बेटा इसका सिंपल कंसेप्ट यही है कि नंबर लाइन में हम +1 2 3 से 0 के बाद -1 -2 -3 की तरफ आ रहे हैं। हमें नहीं पता कि ये टर्म है, ये टर्म है, कौन सी है, पर हम इस तरह से जंप करते करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो नेगेटिव टर्म आएगी। पर नेगेटिव टर्म के पहले क्या आएगा, 0, और 0 तो एक ही होता है। तो यदि हम 0 को ढूंढ लें तो हमें पता चल जाएगा नेगेटिव टर्म कब है, क्योंकि 0 के बाद मान लो 0 10th टर्म है तो 11 टर्म डेफिनेटली क्या होगी, नेगेटिव। और मान लो 0 10th टर्म नहीं हो, डेसिमल में आ जाए, तो भी यदि आपका 9.5 आ गया तो उसके बाद वाली टर्म जो होगी वो डेफिनेटली नेगेटिव होगी। यदि 0 की वैल्यू में n डेसिमल में आया, इसका मतलब 0 इस एपी में नहीं है, पर उसके बाद वाली टर्म तो नेगेटिव होगी ना, है ना। ये बात समझते हो आप। तो आपको सिंपली यही करना है, हमको ढूंढना है कि नेगेटिव फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो ए एन शुड बी लेस देन 0 फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ए एन की वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ए एन लेस देन 0 से हम सॉल्व करते हैं, या हम इसको ए एन को 0 लेकर के इक्वल टू 0 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। ढूंढना एक्चुअली ये है कि ए एन लेस देन 0 कब हुआ, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, पर हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ए एन का फॉर्मूला तो इन बोथ केसेस a प्लस n माइनस 1 डी ही रहेगा। हमको ए एन को क्या लिखना है 0, और यहाँ a की जगह क्या है 121 प्लस n माइनस 1 टाइम्स -4। अब ये आप यदि लेस देन 0 लिख रहे हो तो दिस इज़ लेस देन 0 आएगा,
इक्वल टू 0 लिख रहे हो तो इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो अभी मैं एक बार एक काम करते हैं, पहले इक्वल टू 0 से बताती हूँ, या चलो लेस देन 0 से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो 121 माइनस 4n प्लस 4 इज लेस देन 0, ब्रैकेट ओपन किया। 121 प्लस 4 क्या हो गया 125 माइनस 4n इज लेस देन 0। 125 माइनस 4n लेस देन 0 है, ये माइनस 4n इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 125 इज लेस देन 4n, माइनस 4n उधर गया प्लस हो गया, तो 125 4n से कम है। हाँ, तो आपका, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 125 इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स n। तो 4 इधर डिवीज़न में आएगा, आपको 4 हटाना है तो आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो आप इसको करो या इसको करो, डिवाइड बाय 4। हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ गया 31.25 इज ग्रेटर देन n। हाँ, या 31.25 इज लेस देन n, 125 इज लेस देन 4n। तो ये वाला ही लिखते हैं हम, तो क्या आ गया 31.25 इज लेस देन n। n इज आपका nth टर्म 31.25 से कम है, तो 31.25 मतलब आप यदि 32nd टर्म कैलकुलेट करो A32 इस AP की, तो वो डेफिनेटली क्या होगी नेगेटिव टर्म। तो A32 क्या हुआ A प्लस 31D, A क्या था 121 प्लस 31 टाइम्स D क्या है -4, तो 121 माइनस 124 क्या आया -3। तो आपका -3 जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, -3 में +4 करोगे तो इसके पहले टर्म क्या आएगी 1, 0 आएगा ही नहीं AP में, 1 है उसके बाद सीधे -3 आएगा, ये पता चल गया। तो हम इसको यदि इक्वल टू 0 से करते हैं तो देखो क्या होता है कि थोड़ा सा ईजी हो जाता है करना, क्योंकि यहाँ पर साइन जो चेंज होता है उसमें गड़बड़ होती है लोगों से। तो 31.25 n है, यदि an 0 है तो इसकी नेक्स्ट टर्म विल बी डेफिनेटली नेगेटिव टर्म, सो आंसर आपका ये इस तरह से सेम आएगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, सो 32nd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, बस इतना लिख के छोड़ सकते हैं। यदि आपसे पूछा है कि हेंस फाइंड द नेगेटिव टर्म, तो आपको ये करके -3 निकालना है, अदरवाइज क्वेश्चन वहाँ पर फिनिश। सेकेंड क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसमें आपको क्या बोला, सम ऑफ द थर्ड एंड सेवन्थ टर्म्स ऑफ एन AP इज 6। तो अब ये तो आपको पता है थर्ड एंड सेवन्थ टर्म का सम मतलब A3 प्लस A7 इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट मतलब इन्हीं का प्रोडक्ट A3 मल्टीप्लाइड बाय A7 इज 8। ये दो चीज़ें आपको गिवन है। अब हमको क्या निकालना है, टू फाइंड हिज सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, मतलब S16 इज टू बी कैलकुलेटेड। हमें बोला थर्ड और सेवन्थ टर्म का सम 6 है और उनका प्रोडक्ट 8 है, ठीक। तो हम थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं बेटा, थर्ड टर्म इज रिटन एज A प्लस 2D एंड सेवन्थ टर्म इज रिटन एज A प्लस 60, दिस इज इक्वल टू 6। A प्लस A क्या हो गया 2A, 2D प्लस 60 8D इक्वल टू 6। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन गया A प्लस 4D इक्वल टू 3। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक ट्रिक इन्वॉल्व है, यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल लो, तो दिस इम्प्लाइज A क्या होगा 4D उधर ट्रांसपोज होगा माइनस हो जाएगा, A इज़ 3 माइनस 4D है ना, A आपका क्या हो गया 3 माइनस 4D। अब A आ गया, अब हमारा दूसरा रिलेशन क्या है A3 मल्टीप्लाइड बाय A7 इक्वल टू 8, तो हम इसमें वैल्यूज़ रखें तो A3 मल्टीप्लाइड बाय A7 इक्वल टू 8, A3 इज अगेन A plus 2D and A7 is A plus 60 and their product is 8. Now what we will do, we will not multiply them directly, we will substitute this value and you will see how question gets simplified. आप यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो A की जगह 3 माइनस 4D प्लस 2D, यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है बेटा। ये नहीं करोगे तो बहुत लंबा कर लोगे और सॉल्यूशन नहीं आएगा। दिस इज अगेन 3 माइनस 4D प्लस 60 एंड दिस इज इक्वल टू 8। तो अब आपका ये क्या हो गया, यहाँ पर माइनस 4D प्लस 2D, अभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, लाइक टर्म्स शुड बी कंबाइंड, तो 3 माइनस 2D बचा, माइनस 4D प्लस 2D इज माइनस 2D, और यहाँ पर माइनस 4D प्लस 60 क्या बचेगा
+2d। ये बात समझ में आ गई। सिंपली हमने लाइक टर्म्स GD वाली दोनों में जगह पर थी, उनको कंबाइन कर दिया, तो यहाँ आ गया 3 - 2d 3 + 2d। अब कुछ याद आया, बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, a - b a + b क्या हो गया, a² - b² = 8, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, d का स्क्वायर d² = 8। अब हम इसमें 8 इधर 4d² इधर, तो 9 - 8 मतलब 1 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 4d², तो 1/4 = d² आ गया। स्क्वायर रूट लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, हाफ, और साइन क्या आएगा, प्लस माइनस। तो d की वैल्यू +½ भी हो सकती है, -½ भी हो सकती है, तो दोनों वैल्यूज़ कंसिडर करनी पड़ेगी, बिकॉज यू नो दैट d कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो d जब आपने लिया +½ और एक बार आप क्या करोगे, d की वैल्यू लोगे -½ तो a की वैल्यू है 3 - 4d, तो a क्या होगा, 3 - 4 × 1/2, ये कैंसल, 3 - 2, a की वैल्यू क्या आ गई, 1। और सेकंड केस में यहाँ पर 3 - 4 × -1/2, ये 3 + 2 हो गया, -2 × -1 इज +2, तो अब a की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5। यू कैन सी a हैज़ बीन चेंज अलॉन्ग विद d। अब आपका a 1 है जबकि d +½ है, a 5 है जब d -½ है। तो हमसे पूछा क्या है इन बोथ केसेस, वी वर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सम ऑफ 16 टर्म्स, तो ऑब्वियसली दोनों केस में आंसर अलग आएगा, तो दोनों आंसर कैलकुलेट करने हैं। तो सम ऑफ 16 टर्म्स मतलब 16/2, 2 × 1 2, प्लस 16 - 1 15 × 1/2, तो 16/2 हो गया 8, 8 × 2 प्लस 15/2 एलसीएम ले लूँ, 4 + 15/2 हो गया, ये 4 + 15 / 2, 2 से इसको कैंसिल किया, 4 × 19, 19 4 ज़ा 76, तो आपका सम क्या आ गया, 76। और यदि हम ये करते तो क्या होता, 16/2, 2 × 5 10 प्लस 16 - 1 15 × -1/2, साइन चेंज, ये कैंसिल होके 8 और 10 2 ज़ा 20, और ये हो गया -15 / 2, 2 4 ज़ा 8, 20 - 5 5, 5 4 ज़ा 20, तो आपका सम इस केस में क्या आया, 20। When d is +½ a is 1 and sum is 76, when d is -½ a is 5 and sum is 20, both the answers are technically correct। ठीक है, तो ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करना था। और इसकी ट्रिक क्या थी कि हमने ये 2a + 8d = 6 से a की वैल्यू निकाली और प्रोडक्ट में हमने a की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, d को कंबाइन किया ताकि a² - b² के फॉर्म में आए, और जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर करने हैं, और पॉजिटिव साइन के लिए a अलग आएगा, सम अलग आएगा, सेम विथ नेगेटिव साइन, यू विल गेट 2 सॉल्यूशंस और दोनों करेक्ट हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला कि जो वो है सीढ़ी है, हाँ एक इस तरह की सीढ़ी है जिसमें क्या हो रहा है कि आप ये सबसे नीचे वाला रंग जिस पे अपन पैर रख के चढ़ते हैं, दे आर नोन एज रंग्स, है ना, वुडन वाला है, तो ये 45 सेंटीमीटर है और टॉप मोस्ट पे 25 सेंटीमीटर है। हर दो सीढ़ी के बीच का गैप, हाँ कंसेक्यूटिव स्टेयर्स के बीच का गैप इज 25 सेंटीमीटर। दिस इज फिक्स बट दिस रंग्स आर डिक्रीजिंग इन द लेंथ, उनकी लेंथ कम हो रही है, नीचे चौड़ा है, ऊपर जाते जाते कम हो रहा है, और टोटल फर्स्ट और लास्ट स्टेयर के बीच का गैप कितना है, 2.5 मीटर। फर्स्ट टू लास्ट का गैप है आपका 2.5 मीटर। तो बेटा ये डिस्टेंस आपको किस में दिया है, सेंटीमीटर में। 2.5 मीटर मतलब 2.5 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इनके बीच का गैप 250 सेंटीमीटर है। तो रंग्स कितने होंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो के बीच का गैप 25 है, इसको 25 से डिवाइड किया, 10 आया, पर हम जब काउंट करेंगे तो ये इनके बीच का गैप 25, फिर 25 ऐसे में 250 हो गया, तो ये फर्स्ट सीढ़ी काउंटिंग में रह जाती है, इसलिए हम इसको +1 करेंगे, तो हमको पता पड़ेगा देयर आर 11 रंग्स। ठीक है, एपी इधर नहीं बनेगी, एपी इधर बनेगी। और आपसे क्या पूछा है कि कितनी लकड़ी चाहिए, कितना वुडन रंग लेंथ चाहिए ताकि ये सीढ़ी बन जाए,
तो हमको इसका सम निकालना है। और आपके पास फर्स्ट टर्म है 45, लास्ट टर्म है 25, नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 11। तो अब सम निकालना तो एकदम आसान काम है। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला लगा दो। तो 11/2 45 प्लस 25, तो 11/2 इंटू 45 प्लस 25 इज 60, 70, 2 से कैंसिल हुआ 35 इंटू 11 इज 385, और लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में। तो 385 सेंटीमीटर लेंथ इज रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स इज 385 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पहले पढ़ के फिर अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट है आपका हाउस नंबर्स। ये वो हो गया क्या, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आपको क्या बोल रहा है कि लाइन से घर बने होते हैं ना, तो बहुत सारे घर बने हुए हैं, और क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर मकान नंबर है। मान लें, किसको घर माने, यहाँ पे घर है ही नहीं मेरे पास। चलो मान लो कि ये घर है, बहुत सारे घर हैं 1 से लेके 49 तक। तो इन मकान नंबरों के बीच में कोई टाउनशिप बनी हुई है, सीरियल से मकान है, और आपको क्या पता है कि आपने यहाँ पे शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 करते 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 बीच के कुछ मिसिंग है, लास्ट में आपका 49 है, ये 48 होगा, ये 47 एंड सो ऑन, ये डॉट 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 डॉट, दैट शोज़ कि सारे नंबर्स हैं। तो ऐसे 1 से लेके 49 तक हाउस नंबर्स हैं। अब सबसे मज़ेदार बात क्या है कि इन हाउस नंबर्स के बीच में कोई पर्टिकुलर मकान नंबर है, जिसको हमने सपोज़ मान लिया कि दिस हाउस नंबर इज़ x, कि हम इसके पहले वाले मकानों का सम निकालें। हाँ, इसके पहले वाले मकानों का सम मतलब इनके नंबर्स का सम निकालें। तो x के पहले देखो, 8 के पहले क्या आया 7, तो x के पहले कौन सा नंबर आएगा, x माइनस 1। तो इसके जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा, x माइनस 1। अब हमको पता नहीं बीच में कितने मिसिंग है, हाँ, तो हम सिंपली बीच के नंबर हमें पता नहीं, डॉट 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 टिल x माइनस 1, और इसके बाद वाले मकान नंबरों का सम इक्वल है। आपको क्या कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का सम, इस एपी का सम इस मकान नंबर के पहले और इस मकान नंबर के बाद के नंबर्स का सम इक्वल है। तो आप वो पर्टिकुलर मकान नंबर ढूंढो जिसके आसपास के मकान नंबरों का सम इक्वल आता है। जो इतना मज़ेदार नंबर है कि उसके पहले के हाउस नंबर्स को ऐड करो या उसके बाद के हाउस नंबर्स को ऐड करो तो दोनों का सम इक्वल है, बस उसको छोड़ दो। तो हमको वो मकान नंबर, हाउस नंबर ढूंढना है। तो क्वेश्चन क्या पता चला, एपी तो दिख रही है, नंबर 1 से लेके 14 तक सीरियल से जा रहे हैं, कॉमन डिफरेंस 1 है, ये आपको पता चल गया। और हमको ये भी पता चल गया कि यहाँ सम की बात की जा रही है, तो हमें सम हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, ये आपको आइडिया लग गया है ना। तो बेटा आपको 2 एपी नज़र आ रही है, एक एपी आपकी 1 से लेकर, ये बात समझ में आ गया, लेट द रिक्वायर्ड हाउस नंबर बी x। हमने सबसे पहले लिख दिया लेट द रिक्वायर्ड हाउस नंबर बी x। तो अब देखो, अब इसको मैं नॉर्मली लिखूंगी तो 1 2 3 डॉट 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 x, फिर x के बाद क्या आएगा, x प्लस 1 डॉट 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 49 तक जाना है, और x के पहले का नंबर क्या होगा, x माइनस 1। यू कैन पुट अ ब्रैकेट ओवर दिस क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला है, इनका सम किसके इक्वल है, इनके सम के। तो दिस इज फॉर्मिंग एन एपी। इस एपी में a क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है आपकी x माइनस 1। ठीक है, थोड़ा गैप देके लिखना चाहिए। लास्ट टर्म आपकी क्या है, x माइनस 1। अब आप देखो कि यदि हमने ये हमारा लास्ट नंबर 3 होता तो नंबर ऑफ टर्म्स भी 3 होती, लास्ट नंबर 10 होता तो नंबर ऑफ टर्म्स भी 10 होती, है ना, क्योंकि 1 से लेके सीरियल से आप नंबर चल रहे हो नेचुरल नंबर्स में। तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या हो गई, x माइनस 1। ये बात समझ में आई कि ये 1 2 3 यदि 10 पे हम ख़त्म हो गए तो लास्ट टर्म भी 10 और नंबर ऑफ टर्म्स भी 10। तो यदि हमारी एपी यहाँ पे ख़त्म हो रही है x माइनस 1 पे, तो nth टर्म भी x माइनस 1 है और नंबर ऑफ टर्म्स भी x माइनस 1 है। ये बात क्लियर, ठीक। तो हम इस एपी का सम निकालें तो सम ऑफ दिस एपी क्या होगा, n/2 a प्लस
ए एन, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम। कॉमन डिफरेंस 1 है, बट आई एम नॉट यूजिंग दैट फॉर्मूला, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, सो आई एम नॉट मेंशनिंग व्हाट इज डी। तो एस एन इक्वल टू क्या हुआ, एन है x माइनस 1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2, ए 1 प्लस x माइनस 1, nth टर्म भी x माइनस 1 है, यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, क्या बचा x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आया सम ऑफ एन टर्म्स। और हम इसको यदि मल्टीप्लाई कर लें तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2। आपका इधर वाली एपी का सम आ चुका है कि इधर उस x मकान नंबर के पहले वाले घर के नंबर्स का सम क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इधर वाले इनका भी सम निकाल लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम देखें तो आपको क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है x प्लस 1, और इसकी लास्ट टर्म क्या है, इसकी लास्ट टर्म है आपकी ए एन, या लास्ट टर्म है 49। व्हाट अबाउट नंबर ऑफ टर्म्स, अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो पूरी में यदि यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो 49 नंबर है, और मुझे नंबर कहाँ से लेना है, x प्लस 1 से। तो मैं यदि यहाँ तक के नंबर टोटल में से माइनस कर दूँ तो मुझे ये नंबर पता चल जाएगा कि यहाँ कितने मकान नंबर हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमने क्या किया, लास्ट टर्म में से इसका प्रीवियस नंबर दैट इज़ x माइनस कर दिया, क्योंकि हमें वो इंक्लूड नहीं करना है, इसके आगे के सारे काउंट करना है, पर हमें पता नहीं ना कौन सा नंबर है, तो इसलिए हम जोड़ नहीं सकते, हमें इसी तरह से निकालना पड़ेगा। तो बस ये बात आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन एकदम आसान है। फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए व्हाट वी डिड, लास्ट टर्म में से इसके पहले के नंबर सारे हटा दिए हमने, रिड्यूस कर दिए। तो हमारा ये नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। सम का फॉर्मूला तो बेटा जी अभी भी सेम है, तो ऐसे एन क्या होगा, n बाई 2, एन क्या है अब 49 माइनस एक्स, पुट अ ब्रैकेट अपॉन 2, a प्लस ए एन, तो x प्लस 1 प्लस 49, ये होगा। क्या पता चला, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, पर ये 1 प्लस 49 कैन बी रिटन एज x प्लस 50। मल्टीप्लाई कर ले इसको भी, फिर कंपेयर कर देंगे, है ना। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 इंटू एक्स हो गया 49x, प्लस 49 इंटू 50 को मैं अभी 49 इंटू 50 ही लिख रही हूँ, फिर माइनस एक्स इंटू एक्स हुआ माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस 50 क्या हो गया, माइनस 50x, दिस इज माइनस 50x डिवाइडेड बाय 2। अभी आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो है आपका प्लस 49x और माइनस 50x, ये तो लाइक टर्म से दे शुड बी कंबाइन, तो कंबाइन कर दो। तो ये आपका क्या बचेगा, 49 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। इस AP का हमने सम निकाला तो हमारी ये वैल्यू आ गई 49 इंटू 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो अब ये दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हम SN बोल दें, तो SN और SN आपस में इक्वल है। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2, और ये क्या है 49 इंटू 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2, ये दोनों आपस में इक्वेट हो गए। अब आप इसको सॉल्व करके x निकाल सकते हो ना, तो बस वही निकालना है। तो बेटा ये 2 इधर अपॉन में, ये 2 इधर अपॉन में कैंसिल हो गए, इधर भी माइनस एक्स है और इधर भी माइनस एक्स है, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। इधर एक्स स्क्वायर है पर उधर माइनस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल नहीं होंगे। ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज़ 2x स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 50। अभी पता चला कि मैंने 50 इंटू 49 क्यों लिखा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 49 इंटू 50 अपॉन 2 दैट इज़ 25। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है 7 का स्क्वायर, वो है 5 का स्क्वायर, 7 इंटू 5 स्क्वायर के इक्वल हो गई, मतलब x की वैल्यू 35 आ गई। वो पर्टिकुलर मकान नंबर जो था वो आपका 35 मकान नंबर है, जिसके आगे पीछे का सम इक्वल है। इसका क्या मतलब, अब वो 35 के पहले 1 से लेके 34 तक का सम, और 35 के बाद क्या आएगा 36 से लेके 49 तक का सम, इसका सम इसके सम के इक्वल है। बात समझ में आ गई, ये प्रूफ करना था। तो आपका n क्या आ गया 35, वो पर्टिकुलर मकान नंबर 35। अच्छा भाई, यदि किसी को ये अच्छा नहीं लगा हो कि आपने 49 इंटू 50 क्यों लिखा, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो कर लो। आपको अच्छा लगता है मल्टीप्लाई करना, कर लो।
2450 आ गया। अभी 2450 चलता रहेगा, अभी हर जगह 2450 लिखोगे, फिर आप इसको 2450 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये 1225 आ गया। अब 1225 का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई हुई है 5 वाली, आपके लास्ट के 2 प्लेस से तो 5 आ गया, 12 किसका प्रोडक्ट है, 3 4 तो क्या आएगा 35। तब भी आपका आंसर x स्क्वायर इक्वल टू 35 स्क्वायर, x की वैल्यू 35 यही आएगी। ठीक है, तो इसके साथ ये क्वेश्चन फिनिश, और हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का एक्चुअली। इसमें आपको क्या बोला, आपने फुटबॉल ग्राउंड देखा हो या स्टेयर्स को देखा हो सिंपली, हाँ बहुत सारी स्टेयर्स, तो क्या होता है बेटा कि लेंथ सेम होती है। हाँ, ये जो आपकी लेंथ है, ये जो लेंथ है ना, इन सब में लेंथ सेम है, और दूसरा ये जो विड्थ है ना, ये भी सेम है। पर ये हाइट क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो हाइट इंक्रीज़ होती जा रही है, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ कम 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 कम, फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी, थर्ड सीढ़ी, तो इधर तो एपी बनेगी पर ये लेंथ ब्रेथ विल बी सेम। तो ये किससे बनती है, कंक्रीट से। ये आपकी फुटबॉल ग्राउंड है, उसमें उन्होंने बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट जो किया है स्टेडियम में, उसमें आपके कंक्रीट के क्या शेप हुआ, ये शेप आपका है क्यूबॉइड। हाँ, दिस इज क्यूबॉइड। तो यू हैव फर्स्ट क्यूबॉइड, फिर उसके ऊपर आपका सेकंड क्यूबॉइड, ऐसे थर्ड क्यूबॉइड एंड सो ऑन। तो ये आपके बहुत सारे क्यूबॉइड बने हुए हैं। तो देखो फर्स्ट क्यूबॉइड ये रहा। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, LBH। सेकेंड क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आएगा, लेंथ और ब्रेथ तो सेम है, हाइट चेंज हो गई। थर्ड क्यूबॉइड का निकालोगे तो क्या होगा, लेंथ ब्रेथ तो उसकी भी सेम है, उसकी हाइट फिर चेंज हो गई। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान से आप पढ़ो, बोला है स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स। टोटल कितनी स्टेप्स हैं, नंबर क्या दे रखा है 15, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। लेंथ आपको गिवन है 50 मीटर एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट। ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड अ ट्रेड ऑफ हाफ मीटर। हाँ, तो आपका जो राइज है वो 1/4 मीटर, जो हाइट इंक्रीज हो रही है वो 1/4 मीटर। तो h क्या है 1/4 मीटर, और आपका ट्रेड मतलब इसकी विड्थ क्या है हाफ मीटर, तो ब्रेथ है हाफ मीटर। पूछ रहा है कि कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो वॉल्यूम आपका LBH हुआ, तो ये क्या हुआ V1 + V2 अप टू V15, 15 उसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू दिस। हाँ, एक बार लिख देना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। तो LBH1 + LBH2 + LBH3 ऐसे चलता जा रहा है। तो LB कैन बी टेकन कॉमन, H1 H2 H3 अप टू H15, ये हो गया। AP बन गई आपकी, लेंथ है आपकी 50, ब्रेथ है हाफ, हाइट देखो H1 क्या है 1/4, H2 क्या होगा 1/4 + 1/4 दैट इज 2/4 दैट इज हाफ। तो आपकी AP बनेगी इधर हाइट में। तो आपकी इधर क्या आएगा 1/4 + 1/2, 1/2 में 1/4 ऐड करेंगे तो 3/4 एंड सो ऑन। ठीक है, 0.25, 0.5, 0.75, फिर 1 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो हमको इस AP का क्या निकालना पड़ेगा, सम अप टू 15 टर्म्स। ये कैंसिल होके हो गया 25 टाइम्स सम निकालेंगे n/2 मतलब 15/2, 2 A क्या है 1/4, और कॉमन डिफरेंस भी क्या है 1/4, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 15। तो 2 × 1/4 + 15 - 114 × D इज़ 1/4। अब आप देखो ये 25 × 15 / 2। आप इसमें से डिवाइड बाय 4 जो है इसको कॉमन भी ले सकते हो, दोनों के अपॉन में है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 + 14 दैट इज़ 16 हो गया। तो ऊपर 25 × 15 × 16 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 = 16, 25 2 = 50, तो 15 5 = 75। आंसर क्या आ गया 750 मीटर क्यूब। टोटल कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड इज 750 मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बहुत लंबा है। हाँ,
डायग्राम भी बहुत बड़ा देना पड़ता है। तो जनरली ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर करना ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि आज तक नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, ऐसा कोई भी गारंटी से लिख करके नहीं दे सकता, है ना। सिंपल हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, LBH करके, L और B सेम है, हाइट में आपकी AP बन गई। जैसे स्पाइरल वाले क्वेश्चन में रेडियस में AP बन गई थी, ऐसे यहाँ पर हाइट में AP बन गई। और A क्या है 1/4, DB 1/4, नंबर ऑफ टर्म्स 15। जस्ट सम निकाल के मल्टीप्लाई कर दो LB से, आंसर आ जाएगा। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउस नंबर वाला। ये भी कभी कभी स्टेयर CD वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। दिस इज़ ऑल्सो गुड एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नेगेटिव टर्म वाला। ठीक, विद दिस AP चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ ट्राइंगल्स। ठीक है, थैंक यू।